तो आज हम लोग पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, केटीजी का। और मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशन। पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है? ये हम लोग माने हैं अपने मन से कि एक आइडियल गैस कैसा होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसके बारे में बताता है? आइडियल गैसेस के बारे में। और आपको पता है कि दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं होता। कोई भी गैस दुनिया में आइडियल नहीं होता, हर एक गैस रियल होता है। तो आइडियल कौन सा गैस होता है? फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? पॉइंट नंबर 1 इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले आप सिंप्लिसिटी जान लोगे तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हो। शुरुआत में ही अगर कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे तो आपका लेवल अभी उतना इनहांस नहीं हुआ है कि आप उसको समझ पाए। तो पहले आप सिंपल चीज पढ़ेंगे, आइडियल गैस मतलब स्पेसिफिक केस पढ़ेंगे। जब ये डिस्कस कर लेंगे तो आपने ग्रेजुएशन के दिनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही यूज पड़ता है, तो वहां आप इसका कॉम्प्लेक्स स्टडी कर पाएंगे। हाँ आइए उधर से देखे जाइए, उसका कॉम्प्लेक्स स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, जितने भी रियल गैसेस हैं वो आइडियल जैसा बिहेव करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। और वो कंडीशन क्या है? रियल गैसेस behaves as ideal when, कब बिहेव करते हैं, कब आइडियल जैसा बिहेव करते हैं? when temperature is high, temperature is very high and pressure is very low, and pressure is low। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैसेस भी आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। देखिए हम जो पोस्टुलेट यहां लिखेंगे, इस पोस्टुलेट में फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत इलैबोरेट करके उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप वो लाइन लिखिएगा और उसमें जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख दीजिएगा, बस उतना ही। 6 पॉइंट हम लोग लिखेंगे और ये पोस्टुलेट्स आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन पोस्टुलेट्स का जो राइटअप है वो आपका स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पोस्टुलेट क्या है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी का फुल फॉर्म क्या है? आप फुल फॉर्म लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है। केटीजी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडियल गैस। केटीजी क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है किसका? और आइडियल गैस जिस इक्वेशन को ओबे करता है वो इक्वेशन है PV is equals to, और कौन सा इक्वेशन कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। दिस PV is equals to nRT is called आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन में P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? मोल। उधर जाइए। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए तो नहीं बदलता, सेम रहता है। और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको R से लिखते हैं, इसका 2 वैल्यू है। पहला वैल्यू SI सिस्टम में। SI सिस्टम का मतलब जब आप प्रेशर किस में लिखेंगे? पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, और टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लिखना है। तब R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। इसी को हम लोग 25/3 भी लिखते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू है SI सिस्टम में। SI सिस्टम का मतलब ये जब यूज करेंगे तो प्रेशर किस में लिखना है? प्रेशर किस में लिखना है? पास्कल में। वॉल्यूम किस में लिखना है? तब ये वाला वैल्यू नहीं। अगर आप प्रेशर लिखते हैं ATM में तो आपको वॉल्यूम लीटर में लिखना है, तब वॉल्यूम किस में लिखना है? और तब R का वैल्यू होता है 0.821 ATM लीटर पर मोल। और इसको शॉर्टकट में कितना लिखते हैं? 1/12 ATM लीटर पर मोल। और इस पहले फॉर्मूले पे आपके सीट का पहला सवाल है। पहला सवाल जो आपके सीट का है वो इसी पे है, PV is equals to
तो इसको लिखिए और वो पहला सवाल सॉल्व करके दिखाइए। देखो जो पहला सवाल है आपके सीट का, हाँ उधर से जाओ। देखो पहला सवाल जो आपके सीट का वो ये, कैलकुलेट द मास ऑफ CH4, calculate the mass of CH4 in a 9-liter cylinder, at 16 atm and 27 degree Celsius। सॉल्व करिए जरा इसको और ध्यान रखिएगा इसका आंसर ना आपके पैकेज में शायद 94 ग्राम दिया हुआ है। देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 94 ही आएगा, लेकिन हम लोग जैसे कैलकुलेशन करते हैं रफली उसमें 92 ग्राम के आसपास आएगा। इसको निकालिए सब लोग पहले इक्वेशन पे बेस्ड, PV = nRT। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। PV = nRT, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने ये सवाल दिया आपको। देखो n क्या है, मोल्स, और मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास, जिसको आपको ग्राम में लिखना है इन ग्राम, बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं, कौन सा मास, मोलर मास। देखो केमिस्ट्री का भाषा और फिजिक्स का भाषा में फर्क होता है। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, लेकिन वो सही में है मोलर मास। अच्छा केमिस्ट्री में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक ठो मॉलिक्यूल का मास। जैसे एक ठो CH4 देखोगे तो कैसा दिखेगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है CH4 में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो ये एक ठो CH4 हुआ, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास पूछेंगे तो आप कहेंगे देखिए सर कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 16 AMU होगा, इसका यूनिट अलग है। और इसका अगर मोलर मास पूछेंगे तो वो 16 ग्राम होगा। दोनों सेम चीज, एक अलग अलग चीज है, यूनिट का फर्क है ना। अरे 16 रुपया और 16 लाख रुपया एक ही चीज है, यूनिट तो अलग अलग है। 16 होगा, ये 16 AMU बहुत छोटा है। AMU को ग्राम में बदलोगे तो कितना लिखोगे, 16 into 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम, देखो इतना लिखा हुआ है ना। तो वहां क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। हाँ उधर से जाइए, टाइम पे आया करो यार तुम लोग, फिर हम भी इतना सुबह सुबह काहे नींद खराब करके आए। वही तो मेरे सो के उठने का टाइम, बताओ। चलिए PV = क्या होता है, nRT। तो प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ प्रेशर, 16 ATM, बढ़िया। वॉल्यूम, अच्छा देखिए प्रेशर अगर आपने ATM में लिया तो वॉल्यूम आपको किस में लेना है, लीटर में, फिक्स 9 लीटर दिया हुआ, अच्छी बात है। N मोल, R कितना लेना पड़ेगा हमें, 1/12 है ना। और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 300 लिखेंगे। आगे से चाहो तो याद रखना कि 12 से ना 325 बार में हमेशा कटता है, मतलब काट के देखो 25 आता है, ये बहुत बार कटेगा ऐसा, तो 25 याद रखो। 25 को उधर भेज दो, सवाल नंबर 44 से 144/25 ये n होगा। अच्छा आप चाहो ना इसमें 4 मल्टीप्लाई भी कर दो, 4 जो के 16 के 6 हाथ मेरा 1, 4 जो 16 17 के 7, 4 एकदम 4 1 5 बाय 100, तो n हो गया 5.76। और मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि 16 हो गया। तो आगे बना 60 इधर भेज दीजिए, 16 96 6 हाथ मेरा 9, 16 72 से और 9
21 1 12 16 85 और 12 92.16 ग्राम, ये हो जाएगा गिवन मास। ठीक है, तो ये मीथेन का गिवन मास होता है। ये पहला पोस्टुलेट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। दूसरा पोस्टुलेट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइनी स्फेयर्स होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टाइनी स्फेयर्स होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर टाइनी स्फेयर्स, और ये स्फेयर्स इलास्टिक नेचर के होते हैं। टाइनी स्फेयर ऑफ इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर का मतलब कि जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के दौरान इनके शेप में परिवर्तन होता है, ये शेप डिफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही टकराना खत्म होता है उनका शेप क्या हो जाता है? वापस से रिगेन हो जाता है। ऐसा ही बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते थे। एक बात और, ये सारे क्या है? पोस्टुलेट्स हैं। तो आप ये मत पूछिए कि सर इलास्टिक काहे होता है, इनइलास्टिक काहे नहीं। दे आर पोस्टुलेट्स। एंड व्हाट इज पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स आर सम assumptions on which we study something। पहले ये पोस्टुलेट के बेसिस पे ही हम लोग कुछ स्टडी करते हैं, तो ये माना गया है ना। ऐसा सही में होता है कि नहीं कोई देखा नहीं है, ऐसा हम लोग माने हैं। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई एकदम फिक्स्ड मोशन नहीं होता। These gas molecules are in random motion। ये गैस मॉलिक्यूल किसमें होते हैं? रैंडम मोशन में। जैसे मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा होगा v1 स्पीड से, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा होगा v2 स्पीड से, कोई तीसरा मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा होगा v3 स्पीड से, कोई चौथा मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा होगा v4 स्पीड से, एंड सो ऑन। हर मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अगर हर मॉलिक्यूल, ये nth मॉलिक्यूल है वो इधर चल रहा है vn, तो हम लोग गैस मॉलिक्यूल का स्पीड क्या कहेंगे? इसके लिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने स्टैटिकल मैकेनिक्स बनाया कि इनके सबको हम लोग बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे, डेटा निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पीड्स डिफाइन करेंगे। तो पहला स्पीड डिफाइन किया एवरेज स्पीड। क्या डिफाइन किया? और एवरेज स्पीड, ध्यान रखिएगा ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? सारे स्पीड का सम करेंगे n स्पीड्स का और उसको n से डिवाइड करेंगे, और इसको स्टैटिस्टिकल स्टडी करके जो कैलकुलेट किया गया फॉर्मूला वो आया 8RT/πm। ये आपको पढ़ना है। अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसके बाद ये कैसे आया। अभी आपको याद रखना, अभी आप 11th के बुतरू हैं और 11th के बुतरू को ये फॉर्मूला याद रखें। कितना होता है? 8RT/πm। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट इज T? व्हाट इज पाई? 22/7। एंड व्हाट इज M? मोलर मास। M क्या है? और टाइम पे आया करो, आधे घंटे ले तो 10 बज रहे, उधर से जाओ। तो ये है एवरेज स्पीड। ये क्या है? तो पहला बनाया गया एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने एक लॉ दिया, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसने खूब गहन स्टडी किया इसके ऊपर। स्टैटिकल मैकेनिक्स में मैक्सवेल का नाम बहुत ऑनर के साथ लिया जाता है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। आगे चल के भी मैक्सवेल के बारे में लोग पढ़ेंगे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी। और खोज किया मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया था, देखा था, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मैथमेटिक्स सॉल्व किया था और उसके हेल्प से बोला कि देखो एक वेव होता है और वो खतरनाक कहानी है, हम लोग सुनेंगे पूरा 3 घंटे का कहानी 12th में सुनेंगे। तो मैक्सवेल का नाम बहुत ऑनर से लिया जाता है और मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया और बताया कि देखिए एवरेज स्पीड तो सबका आप जोड़ के निकाले, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल का एक गिवन स्पीड होता है और उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल का वही स्पीड होता है। जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में हम टेस्ट ले तो एक तरह से हम सबका मार्क्स निकाल के एवरेज बता सकते हैं कि एवरेज कितना मार्क्स आया।
एक ये भी बता सकते हैं कि ज्यादातर बच्चों को कितना मार्क्स आया है। मान लो ज्यादातर बच्चों का 20 आया है, आउट ऑफ 20 आया है सर ज्यादातर के, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली सबका कितना आया है 20। कुछ दो चार नालायक थे उनका 5-10 नंबर कम है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को कितना है, तो उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और उन्होंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का भी फॉर्मूला दिया। किसने दिया था? मैक्सवेल ने, VMP, और ये दिया √2RT/m। ठीक, लेकिन देखो हमारा काम एनर्जी से चलता है, ये पूरा दुनिया एनर्जी से रिलेटेड है, और फिजिक्स में हर चीज हम लोग एनर्जी से रिलेट करेंगे, तो हम लोग स्पीड भी एनर्जी से ही रिलेट करके निकालेंगे। स्पीड भी किससे निकालेंगे? एनर्जी से रिलेट करके। और एनर्जी रिलेट करने के लिए जो स्पीड बनाया गया उसका नाम है VRMS। क्या बनाया गया? ये RMS टर्म आपको बहुत बार मिलेगा। जब भी कोई चीज वेरिएबल होगा तो हम RMS की ही बात करेंगे। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है? ऐसे क्यों करते हैं? तो आप काइनेटिक एनर्जी जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो वो स्क्वायर होता है ना वेलोसिटी का, इसलिए वहां पे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, फिर रूट लेते हैं। जैसे यहां समझो, अगर हम पूछें रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा, तो इसका मतलब समझते हैं। देखो अंग्रेजी उल्टा पढ़ते हैं। पहले क्या है? स्पीड का क्या करना है? तो करिए, इसको शॉर्ट में लिखेंगे VRMS। पहले आप स्पीड्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये V1 V2 V3 स्पीड है, उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर V4 स्क्वायर Vn स्क्वायर। फिर उनका क्या करिए? तो मीन कैसे निकालते हो? सबको जोड़ करके n से डिवाइड कर देना है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और फिर उसका क्या ले लीजिए? रूट। देखिए मैं फॉर्मूला इसलिए ये वाला बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कल को आपको क्या करे कि आपको कहे कि assume a sample of gas in which there are 5 molecules, और उसके स्पीड्स दे दे कि एक का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरे का 2 मीटर पर सेकंड है, तीसरे का इतना है, पांचों का दे दे, और बोले बताइए इसका VRMS कितना होगा। फिर आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा, फिर आपको इस तरह निकालना पड़ेगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ दे तो ये जो कैलकुलेट करके जब हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में निकाले तो ये आता है √3RT/m। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको खूब अच्छे से याद रखिएगा, √3RT/m। क्या बात समझ में आया? अब जैसे इसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या सवाल पूछा जाएगा? पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, मैंने आपके सीट पे पूछा भी है कि किसी भी मॉलिक्यूल का आपसे VRMS पूछ देगा या V एवरेज पूछ देगा। तो जैसे अगर पूछा जाए फाइंड VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन, ये पूछ दिया जाए VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट, तो निकाल देंगे। VRMS का क्या फॉर्मूला होता है? ना लेट आ गया, वहीं बैठो। VRMS का क्या फॉर्मूला होता है? √3RT/m होता है ना। व्हाट इज m? मोलर मास। यहां पे क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, जब भी ऑक्सीजन बोले ना, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कोई भी चीज, एटम नहीं, कोई भी चीज बोले इसका मतलब वो नॉर्मली किस स्टेट में मौजूद मिलेगा। ऑक्सीजन कभी भी एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा। किसके फॉर्म में मिलेगा? कोई भी हमेशा मॉलिक्यूल का ही फॉर्म में मिलता है, इसलिए O2 समझता है। अगर लिख दे ऑक्सीजन एटम तो ऑक्सीजन एटम लेंगे फिर, लेकिन अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेना है। सिर्फ ऑक्सीजन बोले तो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेना है। और ये बात सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन बोले, नाइट्रोजन बोले, सबके लिए वैलिड है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास, तो O2 कितना होता है? 32 ग्राम। कितना होता है? इसी को हम लोग 32 × 10⁻³ kg भी लिख सकते हैं। और हम यही kg वाला यहाँ लिखेंगे क्योंकि जब हम सब कुछ SI सिस्टम में लिखेंगे तभी मेरा स्पीड SI सिस्टम में कैलकुलेट होकर आएगा मीटर पर सेकंड। कितना कैलकुलेट आएगा? इसको रख दीजिए।
अंडर रूट 3 इंटू आर का वैल्यू इंटू टी कितना हो गया 300 और मोलर मास 32 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको थोड़ा देखिए काटपीट करते हैं। ये 3 से 3 कटा, देखो ये 25 है ना, उसका रूट हो गया 5, 32 है उसका रूट हो गया 4, बाकी 2 बचा रह गया। 32 को 16 इंटू 2 समझ सकते हैं ना, 16 का रूट 4, बाकी 2 बचा रह गया। ये 10 का पावर -3 है, ये ऊपर जाके 3 जीरो और बन जाएगा, तो टोटल 5 जीरो हो जाएंगे। उसमें से 4 जीरो का रूट हो जाएगा 2 जीरो, 1 जीरो बचा रहेगा, मतलब 30 बचा रहेगा, है ना। 500 बटा 4 हो गया 125, 2 से काटोगे तो 15 और 15 का रूट 3.9, 16 का होता है 4, 15 का 16 से 4 से थोड़ा कम होगा 3.9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बिना मल्टीप्लाई के आप सोच सकते हो 125 गुना 4 करते तो 500 आता, 500 से 0.1 कम आएगा, मतलब 12.5 कम आ जाएगा, मतलब 485 के आसपास, मतलब लगभग 485 मीटर पर सेकंड होगा आंसर। और देखिए मैंने कोई भी रूट पुट नहीं किया है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, कोई डिवीजन नहीं किया है, बहुत सिंपल से आंसर पे पहुंचे। और आपके ऑप्शंस तो दिए होंगे ना, 4 में से हमें एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो उसमें देख लेना है स्मार्टली इस तरह से। अब ऐसा ही नहीं स्मार्ट कि 32/2 कितना होगा, तो 15 नहीं पता है 50 मार दिए, ऐसा स्मार्ट नहीं करना है। समझ गए कैसे निकालेंगे किसी भी गैस का वीआर में। इसमें एक गलती होता है, ये 32 ही हम लोग रख देते हैं, ध्यान रखना वहां, सब चीज इसमें लिखना है ऐसा। तो पहला सवाल तो ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछेगा आपसे, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो VRMS है इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 3RT/m। अब अगर हम कहें कि मेरे पास एक ही गैस है ऑक्सीजन, उसी की हम बात कर रहे हैं, तो वही गैस है तो उसका मोलर मास तो फिक्स हो गया, 3 भी फिक्स है, R भी फिक्स है, तो इसका जो RMS स्पीड होगा वो टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा खाली। बोलो अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करें तो फॉर अ गिवन गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, एक ही गैस है लेकिन 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स है, तो क्या लिखेंगे हम, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, क्योंकि 3R और M क्या हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। और हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिख पाएंगे कि अगर VRMS 1 और VRMS 2 का रेशियो पूछा जाए तो वो होगा अंडर रूट T1/T2। ये फॉर्मूला बनी, खड़े रहिए भाई। VRMS 1 by VRMS 2 क्या होगा, अंडर रूट T1/T2। T1 टेम्परेचर पे अगर VRMS 1 है, T2 टेम्परेचर पे पूछा जाएगा तो निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, ऐसे सवाल भी आपके सीट में है, ठीक है। ये एक पॉइंट इसको पूछा जाता है। दूसरा, इसी फार्मूले को देखिए, अब अगर हम कहें कि हम टेम्परेचर फिक्स कर दें, एक ही टेम्परेचर पे बात करें, लेकिन अब 2 गैस है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मोलर मास क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो हम कह रहे हैं कि फॉर 2 गैसेस, 2 गैस है लेकिन एट सेम टेम्परेचर, तो इस बार आप क्या कहेंगे, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बोलो कहेंगे ना, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, क्योंकि सेमी टेम्परेचर बात कर रहे हैं, मोलर मास अलग अलग होगा क्योंकि 2 अलग अलग गैस है। अब हम लिखेंगे इसका मतलब कि अगर पहले वाले के लिए RMS स्पीड 1 है, दूसरे वाले के लिए 2 है, तो ये कितने के बराबर होगा, अंडर रूट M2/M1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको ग्राहम्स लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन बोलते हैं। दिस इज नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और
diffusion. What is diffusion? Intermixing property of gas. गैस आपस में एक दूसरे में इंटरमिक्स हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. एंड व्हाट इज इफ्यूजन? लीकिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस. किसी सिलेंडर में अगर गैस है उसमें होल कर दो तो गैस क्या होगा? लीक होगा. इसको इफ्यूजन कहते हैं. डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट अगर पूछा जाए तो इसका मतलब VRMS. तो डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट का जो रेशियो होता है वो मोलर मास के रेशियो के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ. किसी किसी बुक में इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखा रहता है. वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, एक ही सिलेंडर में अगर है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो डेंसिटी के फॉर्म में भी ये लिखा मिलेगा आपको. यही बात समझ गए? इस पर भी सवाल मैंने आपके सीट में पूछा. पक्का? अगला पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. गैस का काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे आप? हाफ इंटू मास ऑफ गैस इंटू वी स्क्वायर. तो कौन सा स्पीड लेंगे? VRMS ही लेंगे. VRMS का स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा गैस का? हाफ इंटू मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? 3RT बाय. VRMS होता है √3RT बाय, स्क्वायर करेंगे तो 3RT. अब गौर से देखिए, ये लिखा हुआ है मास और ये क्या लिखा हुआ है? मोलर मास. तो मास बाय मोलर मास क्या कहलाता है? ये कहलाएगा मोल्स. तो फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, या 3/2 लिख दो, ये 3 है, 3/2 मास बाय मोलर मास, मोल हो गया nRT. और पहले इक्वेशन से हमने क्या सीखा था? nRT किसके बराबर होता है? dV के बराबर होता है. तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी बन के आता है. ठीक है? और इस फॉर्मूले से अगर आप गौर से समझें, इस फॉर्मूले से अगर आप गौर से समझें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बोलो, बात करें वही. काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली. तो अगर T1 टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी 1 है और T2 टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी, तो K1 by K2 कितना होगा? T1 by K2 होगा. इस वाले फॉर्मूले पर भी मैंने आपके सीट में सवाल किया. जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं सब पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे. ठीक है? K1 by K2 कितना होगा? क्या ये बात समझ में आया? एक पॉइंट और बोल रहा है, VRMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड. और ये रूट T के प्रोपोर्शनल होता है. बोलो, रूट दोनों तरफ है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है ना, दोनों तरफ से रूट रूट काट दिए. तो पढ़ेंगे मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के नहीं, टेम्परेचर. तो कई बार ये भी पूछा जाता है और इसमें लोग गलती कर देते हैं. HC वर्मा में ये सवाल पूछा गया है और केमिस्ट्री के पैकेज में भी आपसे ये सवाल पूछा गया. मीन स्क्वायर स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के. रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? अंडर रूट. याद रखेंगे? पक्का? अच्छा, आपको एग्जाम में आएगा तो आपको इतना पूरा नहीं लिखना है कि सब ये डिस्कस कर रहे हैं. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इस पे न्यूमेरिकल भी लिख रहे हैं, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं. आप बस इतना लिखिए कि गैस मॉलिक्यूल्स आर टाइनी स्फीयर ऑफ इलास्टिक नेचर एंड दीस गैस मॉलिक्यूल्स आर इन. बहुत इच्छा हो तो आप एक कोई स्पीड का, खास करके VRMS का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, है ना, ताकि एग्जामिनर को भरोसा जम जाए कि आपको आता है. अच्छा, एग्जामिनर जो होता है ना वो कॉपी चेक करने के मूड में नहीं होता. मेरी तो बहुत सारे टीचर्स से मुलाकात होती है, खास करके वैसे जो बोर्ड में जाते हैं, 12th बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम तो मनीष कॉपी चेक नहीं करते. हम क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा है, पहले तो लॉट होता है इतना, उसमें ऐसे धक्का मारते हैं और जो सबसे अच्छा कॉपी सुंदर से साथ दिखा हुआ दिखता है उसको उठाते हैं. एक टीचर कहना है, उसने कहा कि हम पहला आंसर चेक करते हैं क्योंकि बच्चा के पास फ्रीडम है कि वो पहले पेज पे
पहला कोई भी आंसर लिख सकता है, कोई जो नहीं वो पहला लिखे। तो मुझे पता है कि उसका ज्ञान सबसे चरम सीमा पे होता है शुरुआत के कुछ मिनटों में। वो अपना उसका हाथ भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है, वो सुंदर सुंदर पहला क्वेश्चन जो उसको अच्छे से आता होगा वही लिखेगा। हम उसका पहला पेपर का पहला क्वेश्चन चेक करते हैं पहला पेज पे, और उससे मुझे उसका औकात पता लग जाता है। अगर उसका पहला क्वेश्चन ही गलत है, पहला क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का और वो 3 नंबर लायक लिखा है, तो मुझे पता चल गया कि इस बच्चे का औकात 60% लायक है। इसके बाद हम ऐसे ही मार्क्स देते हैं। उसके बाद अगला लिखे 2, 3, 2.5, 5 में ऐसे करना है, 4 है तो या तो 2.5 या 2 नंबर लेना, ऐसे कम। एक टीचर ने तो हद कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर हम पूछे कि सर 5 पहला एकदम सही है, 5 में 5 नंबर है, बोले कोई बात नहीं, तब दूसरा चेक करते हैं। अगर दूसरा भी 5 नंबर लायक है तो समझ आता है कि अच्छा ये बच्चा को 95 एवं वाला है, तो अगला में 4, अगला में 4.5, अगला में 4.75, ऐसे करके आगे बढ़ गए। तो आपको एग्जामिनर से कॉपी भरवाना है, और इसीलिए कॉपी में आप स्टेटमेंट के साथ इक्वेशन लिख दीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आहा ज्ञानी बच्चा है, उसे बस भरोसा जम जाए कि आपको चीजें आती है ना, इसलिए अच्छे से लिखें। तो ये स्टेटमेंट और ये एक सवाल बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, पक्का। ये 2 पोस्टलेट हो गए, तीसरा पोस्टलेट करें। अच्छा उससे पहले ना इन फॉर्मूलों पर बेस्ड आपके सीट में सवाल है वो बनाइए, इसको नोट करिए। चलिए तीसरा पोस्टुलेट समझिए। अब सब लोग याद दो, फिर एक ही साथ सवाल बनाना, सारे फॉर्मूले पहले समझ लो। तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में है, तो इस रैंडम मोशन की वजह से आपस में कोलाइड तो करेंगे ही, कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं, और जब ये कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते हैं तो उसके वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर। एक बात और, ये जितने भी कोलिजन होते हैं ये इलास्टिक नेचर के होते हैं। कोलिजन 2 तरह का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। तो थर्ड पोस्टुलेट है बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन gases collide with each other and also with the walls of container all these collisions are perfectly elastic। ठीक है। चौथा, the collision of gas molecules with the walls of container creates pressure due to gas and this pressure is और इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है mn by 3v into VRMS का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? mn by 3v into VRMS का स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो कितना प्रेशर क्रिएट होता है? mn by 3v into VRMS का स्क्वायर। तो व्हाट इज स्मॉल m? ये समझना है यहाँ पे। दिस स्मॉल m इज मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। व्हाट इज स्मॉल s? m, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल।
व्हाट इज कैपिटल एन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल होंगे हमारे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज वी? वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब समझेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक, एम हो गया, एन हो गया, वी हो गया, बाकी वी आर एम एस तो पता ही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये समझ गए? तो ये चौथा पोस्टुलेट है, ये तीसरा और चौथा पोस्टुलेट। अगला पोस्टुलेट समझिए, पांचवा पोस्टुलेट। पांचवा पोस्टुलेट ये है कि मान लीजिए कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स है। तो गैस मॉलिक्यूल तो पूरे कंटेनर को छेद के रखेगा कि नहीं रखेगा? तो जब भी हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब देखिए, मान लीजिए वॉल्यूम V के बराबर है। अब अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को चुन 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 करके एक जगह लाएं और उसको रखें तो वो कुछ इतना सा वॉल्यूम होगा, है ना? दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड V डैश, और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इसको बोलेंगे। समझिए सर ध्यान से, जब हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। तो गैस का वॉल्यूम तो फिक्स ही नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में रख दो उतना ही वॉल्यूम ले लेगा। तो भले हम बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन क्या गैस मॉलिक्यूल सब जगह है? नहीं, बीच बीच में तो हवा है, उसका ही वॉल्यूम काउंट हो जाता है यहाँ। लेकिन हम सारे मॉलिक्यूल्स को पास पास में रखते हैं, एयर का कुछ भी वॉल्यूम ना रहे, तब हम बोलेंगे वो वॉल्यूम ऑफ गैस एक्चुअल है, गैस मॉलिक्यूल्स का। गैस नहीं, किसका? गैस। ये बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये क्या बोलेंगे? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इस पोस्टुलेट में कहा गया कि ये जो V डैश होता है, ये V के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इस पोस्टुलेट को क्या लिखते हैं? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible, is with respect to volume of gas, with respect to volume of gas। लेकिन इस पोस्टुलेट में एक खामी है, और खामी क्या है? हम यहां माने हैं कि कंटेनर हमेशा बड़ा ही होगा, लेकिन मान लो कंटेनर भी इतना ही छोटा होता तो तब फिर तो नेग्लिजिबल नहीं होता। इसी को आगे जाके करेक्शन किया जाता है रियल गैस इक्वेशन में, जिसको वंडरवाल साहब ने दिया था, है ना, वंडरवाल्स रियल गैस इक्वेशन। तो वहां पे इस बात को करेक्ट करते हैं। लेकिन हमें आइडियल गैस पढ़ना है तो हमें यही पोस्टुलेट ध्यान में रखना है। छठा पोस्टुलेट जो है वो ये, देखिए मैं तो 7-8 पोस्टुलेट लिख दूंगा, आप एग्जाम में 6 कोई भी लिख के आ जाना। छठा पोस्टुलेट जो है वो ये है कि द गैस मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि फिजिक्स 2 तरह का होता है। एक होता है न्यूटोनियन फिजिक्स, जो कि हेवियर पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है, और दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत छोटे एटॉमिक और न्यूक्लियर पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे हमने क्या पोस्टुलेट लिया है कि गैस मॉलिक्यूल्स की जब भी फिजिक्स की बात होगी तो कौन सा फिजिक्स हम लेंगे? न्यूटोनियन फिजिक्स। 7वां पोस्टुलेट ये है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच जितना वो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? द एवरेज डिस्टेंस
the average distance between two successive collisions of gas molecules is called mean free path. Is called लैम्डा से लिखते हैं. किससे लिखते हैं? लैम्डा से. और इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास. ये जो मीन फ्री पाथ होता है इसका फॉर्मूला होता है KT बाय √2 पाई d स्क्वायर p. ये बड़ा स्पेशल सा फॉर्मूला है. KT बाय √2 पाई d स्क्वायर p. ये इकलौता फॉर्मूला है जहां पर आपको एक स्पेशल टर्म मिलेगा d. एंड व्हाट इज d? डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. तो डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. तो व्हाट इज T? टेम्परेचर. व्हाट इज P? प्रेशर. T तो टेम्परेचर है और टेम्परेचर हमेशा किस में लिखना है? केल्विन में. टेम्परेचर इन केल्विन. व्हाट इज P? प्रेशर ऑफ गैस. प्रेशर ऑफ गैस. Now what is K? K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. K को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन का नाम भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मतलब जो फॉर्मूले ना डेराइव नहीं किए जा सकते, वो स्टैटिक्स के हेल्प से हम लोग निकालते हैं. उनमें बोल्ट्जमैन का नाम भी बहुत ऑनर से लिया जाता है, रिस्पेक्ट से लिया जाता है, जैसे मैक्सवेल का लिया जाता है. और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? R बाय Na. R बाय, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं. R बाय Na को क्या बोलते हैं? और इसका अगर वैल्यू भी जानना चाहें आप 1.38 into 10 to the power minus 28 और ये 6 minus 23 जूल पर केल्विन होता है. जूल पर केल्विन. ठीक, पहले आप इतना लिखिए 7 पोस्टुलेट. ये पीछे वाला लिखिए और ये भी लिखिए. यहां पे द एक्चुअल वॉल्यूम होगा या द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल. Na क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर. यहाँ Na नहीं, नंबर ऑफ एटम्स. Na मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N से लिखते हैं. Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, लिखिए जल्दी से सब लोग. अगर लिख लियो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चर्चा करेंगे. देखो ये फॉर्मूला हम लोग मीन फ्री पाथ है, क्या लिखे? लैम्डा इज इक्वल्स टू KT बाय √2 पाई d स्क्वायर p. ठीक, अब ये सुनिएगा, हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये आइडियल गैस इक्वेशन है. इसको बहुत तरीके से लिखा जाता है. इसको लिखने का एक तरीका ये है, अगर हम इसको लिखें PV इज इक्वल्स टू मोल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू R इनटू T. व्हाट इज कैपिटल N? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक में इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे लिखा मिलेगा, PV इज इक्वल्स टू कैपिटल N और R बाय Na को K बोलते हैं, NK. कभी कभी आइडियल गैस इक्वेशन आपको ऐसे लिखा मिलेगा, PV इज इक्वल्स टू NKT. तो ध्यान रखिएगा, जब आप R लिखते हैं तो सामने मोल होता है, जब आप K लिखते हैं तो सामने मॉलिक्यूल्स होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. जब K लिखते हैं तो सामने कैपिटल N है, और जब R लिखते हैं तो सामने दोनों अलग अलग है कि नहीं है? सेम नहीं है. एक बार बच्चा पूछने आता है, सर कहीं कहीं देखते हैं PV इज इक्वल्स टू NIT को R को K भी बोलते हैं क्या?
दोनों अलग अलग चीज है भाई, और अलग क्यों है समझ गए? लेकिन दोनों एक ही चीज है, अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन आया इसी से। इसी को कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, अगर हम इस भी को इधर भेज दें और kt को नीचे भेज दें तो p बाई kt हो जाएगा n बाई v, और इस n बाई v को क्या पढ़ोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको शॉर्ट में NV से भी लिखते हैं, n सफिक्स में v। तो n सफिक्स में v क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? p बाय kt। क्या होता है? p बाय kt। तो इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखें तो क्या हम ऐसा लिख पाएंगे? लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय, हमने क्या किया? kt से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और kt से नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और ये जो p बाय kt है वो क्या बन जाएगा? nv बनेगा ना। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाय √2 पाई d स्क्वायर nv। तो इस फॉर्मूले पर भी सवाल पूछे जाते हैं, और इस फॉर्मूले पे सवाल आपके पैकेज में सीट मैंने दिया। अच्छा, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, और वो है ये है कि ये जो PV इज इक्वल्स टू nRT है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू मोल को क्या लिखेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप जानते हैं ये जो गिवन मास है ये किसमें लिखना होता है? इन ग्राम लिखना होता है। इन क्या लिखना होता है? तो जरा गौर से देखिए, हम इस m को इधर भेज दें तो Pm इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय वॉल्यूम इनटू r इनटू t। ठीक है, अब मैं जो वॉल्यूम है उसको लीटर में लिख रहा हूं। वॉल्यूम को इसमें लिख रहा हूं, ये v क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। अब जैसे ही मैंने कहा कि वॉल्यूम लीटर में लिख रहा हूं तो प्रेशर किस में लिखना पड़ेगा मुझे? ATM में लिखना पड़ेगा। I am bounded to write pressure in ATM, and now I am bounded to write R as 1 by 12. बोलो। So this formula PM is equals to मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी रो, या D कहीं की कुछ भी लिख सकते हैं। रो से हम लोग फिजिक्स में डेंसिटी लिखते हैं। तो जब भी आप PM is equals to रो RT लिखते हो, जब भी आप PM is equals to रो RT लिखते हो तो ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में ये P जो प्रेशर है वो किसमें लिखा होना चाहिए? M मोलर मास है, ग्राम में ही लिखना है। ये मोलर मास इन ग्राम, और R की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें? 1/12 लेनी है। ठीक, और T तो टेम्परेचर इन केल्विन होता है, और रो क्या है? और इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर लीटर। इसका यूनिट क्या होगा? इंटरेस्टिंग बात है, ग्राम पर लीटर को ही केजी पर मीटर क्यूब भी कहते हैं, जो ऐसा यूनिट होता है डेंसिटी का। कैसे देखो, क्या मैं ग्राम को लिखूं 10⁻³ kg और लीटर को लिखूं 10⁻³ मीटर क्यूब? वो कट गया और कितना आ गया? है ना? तो अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है तो बल्ले बल्ले डायरेक्ट रख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में है भी है तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो कन्वर्ट करिए। आप एक कन्वर्जन तो जानते ही होंगे, ये वाला फॉर्मूला 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये फॉर्मूला उल्टा दिखता है थोड़ा सा, लेकिन ये उल्टा है नहीं। ये दिखता है ना कि 1 ग्राम से 1000 केजी कैसे हो सकता है? अरे भाई खाली ग्राम थोड़ी है, सेंटीमीटर भी तो है। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है और 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ा होता है। 1 मीटर क्यूब मतलब इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा। एक सिंटेक्स वाला टंकी, तो 1 मीटर क्यूब सिंटेक्स वाला टंकी में 1000 किलो पानी अटता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, उसमें 1 ग्राम पानी अटता है, इसलिए लिखा हुआ है। और ये वाटर का डेंसिटी है,
वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर। ये बात समझ में आया? इस फॉर्मूले को जब भी लिखेंगे तो डेंसिटी या तो ग्राम पर लीटर में होना चाहिए या किस में होना चाहिए? लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, लीटर को ही, तो वो भी यूज होता है। इस फॉर्मूले से मुझे एक बात और ध्यान में आता है, मैं चाहूं तो इस रो को इधर भेज सकता हूं, तो क्या लिखेंगे? P बाय रो इज इक्वल्स टू RT बाय M, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जहां जहां मुझे RT बाय M मिलेगा वहां पे हम P बाय रो से रिप्लेस कर सकते हैं। कहां मिला था? अभी आपको मिला था VRMS या V एवरेज वगैरह के फॉर्मूला में। अब याद करिए VRMS क्या था? इसको इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3RT हो गया, RT बाय M को क्या लिख सकते हैं? तो ऐसा फॉर्मूला भी VRMS का चलता फिरता है। ठीक, इस फॉर्मूले पर भी मैंने आपसे एक सवाल सीट में पूछा है, डेंसिटी वाले से भी, इस वाले से भी पूछा है। आखिरी पोस्टुलेट, 8वां पोस्टुलेट जो हम लिखने जा रहे हैं, आठवां पोस्टुलेट जो लिखने जा रहे हैं, ये सुनिएगा। 8वां पोस्टुलेट माना गया, आखिरी पोस्टुलेट, कि कोई भी जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। वर्ड सुनिएगा, नेग्लिजिबल नहीं, 0 होता है। नेग्लिजिबल माना जाता तो बात अलग होती, 0 माना जाता तो बात अलग हो गई है। अगर कोई चीज नेग्लिजिबल है इसका मतलब वो है लेकिन छोटा है। तो अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटेगा, तो वो जो एटॉमिक फोर्स है वो बढ़ेगा। पहले छोटा था अब बढ़ गया, ठीक है। जैसे जैसे नजदीक आएंगे बढ़ेगा, एक समय होगा जब ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड। गैस से लिक्विड बनता है पहले, फिर सॉलिड बन सकता है। तो गैसेस क्या हो जाएंगे? लिक्विफाई होंगे। रियलिटी में यही होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है गैसेस के बीच। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स को आप कंप्रेस करते हो तो मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं, उनका डिस्टेंस घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक समय आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हो जाता है कि वो क्या बन जाए? लिक्विड। लेकिन इस पोस्टुलेट में माना गया कि आइडियल गैसेस जो हैं इनके मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, 0 होता है। अब इफ समथिंग इज 0 देन व्हाटएवर विल बी द कंप्रेशन, आप कंप्रेस करिए, 0 था, अभी भी क्या रहेगा? बढ़ने का स्कोप इसके पास, तो मॉलिक्यूल्स कितना भी कंप्रेस कर लो वो 0 का मतलब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आइडियल गैसेस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, है ना। आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। रीजन आपको समझ में आया क्यों नहीं लिक्विफाई कर सकते? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। सो विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिमेन्स 0, ठीक है। इसलिए आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा गैस नहीं इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, सबको लिक्विफाई किया जा सकता है, इसलिए कोई ऐसा गैस आइडियल। ये इस पोस्टुलेट का एक पॉइंट है, ये भी गलत पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि the ideal gases cannot be liquefied, because the force of attraction between ideal gas molecules is 0, and so with compression it remains 0, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा, क्या आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पोस्टुलेट आ गए समझ में? पक्का, इन्हें नोट करिए। और जितने फॉर्मूले पे मैंने सवाल बोले आपके सीट में है, कम से कम 8-9 हो गए होंगे, उनको बनाइए।